Welcome to the class, girls. Our today's topic is cleaning materials या शोधक पदार्थ। शोधक पदार्थ का मतलब होता है सफाई करने वाले या साफ करने वाले पदार्थ। जब हम वस्त्रों के विभिन्न गुणों के बारे में, वस्त्रों के निर्माण के बारे में, उनकी उपयोगिता के बारे में, उनके प्रकार के बारे में हम जान चुके हैं, और तो हम ये जानते हैं कि उन सब का हमको उपयोग दैनिक जीवन में करना होता है। जब हम इनका उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से ये मैले भी हो जाते हैं, गंदे भी हो जाते हैं और विभिन्न प्रकार की गंदगी के संपर्क में आते हैं, और इनको साफ करने के लिए हमें शोधक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो वस्त्रों को स्वच्छ करने के लिए पानी के साथ साथ किसी न किसी प्रकार के शोधक पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है। ये शोधक पदार्थ कई प्रकार के होते हैं। कुछ बहुत प्रभावशाली होते हैं तो कुछ मंद गति से क्रिया करते हैं, कुछ महंगे होते हैं तो कुछ सस्ते भी हो सकते हैं। कुछ शोधक पदार्थ वस्त्रों के सौंदर्य की सुरक्षा करने में सहायक होते हैं, तो कुछ उनके रेशे, रचना, रंग को अवांछित रूप से भी प्रभावित कर देते हैं। शोधक पदार्थ वस्त्र से अशुद्धियों को दूर करने में जल की सहायता करते हैं, क्योंकि जल में स्वयं अकेले ही वस्त्रों में उपस्थित गंदगी को हटाने की क्षमता नहीं होती। ये जो शोधक पदार्थ होते हैं ये चिकनाई को अपने में घोल लेते हैं, जिससे वो कपड़े से अलग होकर जल पर तैरने लगती है या फिर पानी के साथ बह जाती है। कुछ शोधक पदार्थ इस कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, जिससे वस्त्र पूर्णतः स्वच्छ हो जाता है, और इसीलिए हमको इन शोधक पदार्थों के बारे में जानना जरूरी है, जिससे हम कम खर्च वाले और अधिक सफाई करने वाले या अधिक स्वच्छ वस्त्र प्रदान करने वाले वस्त्रों को या वस्त्रों की धुलाई करने वाले शोधक पदार्थों का चुनाव कर सकें। ठीक है। इन सब में साबुन जो है वो सर्वाधिक प्रचलित शोधक पदार्थ है। साबुन का जब वस्त्र से संपर्क होता है तो चिकनाई उसमें घुल जाती है और तैरने लगती है, और बाद में रिंस करते समय यह पानी के साथ बह जाती है। चिकनाई के साथ साथ वस्त्र के रेशों से जकड़ी अन्य प्रकार की गंदगी भी वस्त्र से अलग हो जाती है। गंदगी के हटने से जल वस्त्र के रेशों में आसानी से प्रवेश कर पाता है, जिससे वस्त्र भीतर तक साफ हो जाता है। साबुन की क्रिया से वस्त्र की ऊपरी सतह की प्रतिरोध शक्ति समाप्त हो जाती है, और पानी और साबुन दोनों वस्त्र के भीतर तक प्रवेश करके गंदे भागों की या गंदले भागों की सफाई कर देते हैं। जो इसका सिद्धांत अगर हम देखना चाहें तो साबुन का क्या होता है कि साबुन चिकनाई के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनको तोड़कर, यानी उनको और छोटे भागों में तोड़कर जल में घोल देता है, जिससे वो वस्त्र की सतह को छोड़ देते हैं। चिकनाई के हटने से धूल के कण, जो उसी के कारण ही वस्त्र से सटे होते हैं, मुक्त हो जाते हैं और वापस जल में घुलकर वस्त्र से अलग हो जाते हैं। साबुन पर जल के प्रभाव से एल्कली सब तरफ बिखर जाती है, फलस्वरूप चिकनाई भरे धूल के कणों का इमल्सिफिकेशन या पाइसीकरण हो जाता है, जिससे वे पानी में मिलकर बह जाते हैं। इस प्रकार से साबुन और जल मिलकर वस्त्र को गंदगी से मुक्ति दिलाते हैं और स्वच्छ करने में सहायता प्रदान करते हैं। अब हम बात करते हैं कि साबुन क्या है ना। तो ये तो हमने शोधक पदार्थों की बात करी और इसमें हमने सबसे प्रचलित शोधक पदार्थ साबुन के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करी। अब हम बात करते हैं व्हाट इज सोप या साबुन क्या है। साबुन वसीय अम्ल के लवण होते हैं, यानी दे आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। मुख्य रूप से ये वसा या तेल या एल्कली दोनों के संयोग से बनाए जाते हैं। एल्कली मीन्स क्षार। जांतव और वानस्पतिक दोनों प्रकार की वसा का साबुन में प्रयोग किया जाता है। वनस्पति तेलों में जो हम वनस्पति से प्राप्त तेल हैं उनमें जैसे नारियल का तेल है, बिनौले का तेल है, जैतून का तेल है, ताड़ का तेल है, सोयाबीन का तेल है, इनका हम प्रयोग करते हैं। साबुन में थोड़ा सा पैराफिन का तेल भी कभी कभी मिला दिया जाता है, जिससे उसके स्वच्छ करने वाले गुण बढ़ जाते हैं और चिकनाई भी आसानी से दूर हो जाती है। साबुन में नैप्थेनिक एसिड
जो पेट्रोलियम का एक उत्पाद है वो भी डाला जाता है, जिससे साबुन का रंग पीला और चमकदार हो जाता है। और इन्हीं के मिश्रण के कारण हम साबुन का मूल्य भी कम पाते हैं। साबुन में इनकी उपस्थिति से श्वेत वस्त्रों का रंग बिगड़ जाता है, यानी श्वेत वस्त्र कैसे हो जाते हैं, पीलापन लिए हुए हो जाते हैं। एल्कली के लिए साबुन में कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश डाला जाता है। साबुन में कुछ मात्रा में जल भी उपस्थित होता है, किसी में ज़्यादा तो किसी में कम। इसके अतिरिक्त साबुन में कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं, जैसे कुछ विसंक्रमित पदार्थ होते हैं, कार्बोलिक एसिड, कुछ विलायक जिनको जो अपने में घोलने की क्षमता रखते हैं, कुछ वजन बढ़ाने वाले पदार्थ जैसे सोडियम सिलिकेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम फॉस्फेट और कुछ अन्य पदार्थ, तथा कुछ स्वच्छक चूर्ण आदि में से किसी न किसी एक का प्रयोग करके भी आवश्यकतानुसार साबुन का निर्माण किया जाता है। कभी कभी वैक्स, स्टार्च आदि का भी साबुन का आकार या मात्रा बढ़ाने के लिए, वेट बढ़ाने के लिए या उसका मूल्य कम रखने के लिए साबुन निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कुछ सुगंध वाले पदार्थ भी इसमें मिलाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा मार्केट में मिलने वाले जितने भी साबुन में, उन सब में किसी न अलग अलग प्रकार की सुगंध आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये है साबुन। और अब हम ये जानते हैं कि साबुन जो है वो बाजार में कई प्रकार के आते हैं। जैसे आपने देखा होगा सबसे कॉमन, यहाँ पर तो हम वस्त्र के धुलाई की बात कर रहे हैं, तो हम उनकी ही बात करेंगे जो साबुन वस्त्रों को धोने के काम आते हैं। लेकिन इसके अलावा आपने बाजार में देखा होगा नहाने के साबुन अलग आते हैं, शेविंग का साबुन अलग आता है, कुछ विसंक्रामक साबुन जैसे आपके सेवलॉन है, डिटॉल है, लाइफ बॉय है, ये अलग मिलते हैं। कुछ ग्लिसरीन वाले साबुन भी आपको मिलते हैं जो कि देखने में थोड़े पारदर्शी होते हैं। पियर्स का नाम आपने सुना होगा, और भी अन्य कंपनियां भी इस तरह के साबुन बाजार में निकालती है। तो ये आकर्षित करने का भी एक तरीका है और मार्केटिंग करने का भी एक तरीका है। तो इसके कई रूप में हमको साबुन बाजार में उपलब्ध होता है। अब हम बात करेंगे साबुन के विभिन्न स्वरूप की, यानी साबुन जो हैं वो हमें किस किस प्रकार के मिलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन जो है वो है इसमें साबुन की बट्टी या बार, जिसको हम सोप केक बोलते हैं या सोप बार भी कहते हैं। सोप केक क्या होता है, या साबुन की बट्टी, जो अधिकांश घरों में गृहिणियां वस्त्रों की धुलाई के लिए इनका प्रयोग करती हैं। ये साबुन अत्यधिक गंदे और मैले वस्त्रों की धुलाई के लिए सर्वोत्तम रहते हैं। साबुन को वस्त्र पर रगड़ने से ही एक बड़ी हद तक गंदगी साफ हो जाती है। और ये जो बट्टी है ये आपको विभिन्न आकार प्रकार में बाजार में उपलब्ध है। सस्ता और सहज उपलब्ध साबुन है। और साबुन के सांचे में तैयार बट्टी की कई बार 1 किलो की पैकिंग भी मिलती है। तो कुछ कॉमन साबुन की बट्टियों के नाम आप लोगों ने सभी सुने भी होंगे और देखे भी होंगे, और आप अपने घरों में भी उपयोग कर रहे होंगे। रिन है, रिन बहुत पुराना एक साबुन है। 555 साबुन का नाम आपने सुना होगा। ओसवाल साबुन का नाम आपने सुना है। घड़ी डिटर्जेंट टिकिया है, वो भी आपने सुनी होगी। निरमा की भी आपको बाजार में उपलब्ध है। व्हील है, बहुत सारी आपको कंपनियां आपको बाजार में मिल जाएंगी इस बट्टी के रूप में। दूसरा जो साबुन का प्रकार है वो है पाउडर। तो जो हमने डिटर्जेंट्स की बात करी थी उसी प्रकार से ये वो भी एक प्रकार का साबुन ही है जो सफाई के लिए काम में आ रहा है। तो ये जो सोप पाउडर है या साबुन का जो पाउडर है, ये वस्त्रों की धुलाई के लिए इनका भी उपयोग किया जाता है। और साबुन के पाउडर में साबुन का चूर्ण और सोडा, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, इसमें मिला रहता है। साबुन के पाउडर को अधिक वजनीकृत करने और उसकी कीमत को कम करने के लिए इसमें कई बार सोडियम सिलिकेट और फ्रेंच चॉक ऐड किया जाता है। लेकिन इससे साबुन के पाउडर की गुणात्मकता यानी क्वालिटी कम हो जाती है और साबुन घटिया और निम्न स्तर का हो जाता है। इसमें स्वच्छ गुण और शोधक क्षमता भी बहुत कम होती है। इनसे हम कोमल और अच्छे वस्त्रों की धुलाई किसी भी तरह से नहीं कर सकते या हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये साबुन कोमल रेशों की सूक्ष्म संरचना को क्षति पहुंचाते हैं। ऐसे साबुन के प्रयोग से वस्त्र की नवीनता, आकर्षण, सौंदर्य और जीवंतता नष्ट हो जाती है और ये इरिवर्सिबल होती है। इरिवर्सिबल यानी हम उसको फिर वापस उसको ठीक नहीं कर सकते। एक बार अगर उसके रेशे नष्ट हो जाते हैं तो मतलब वो नष्ट हो गए, और वस्त्र जो है वो बहुत भद्दे, बेजान और बदरंग आपको दिखाई देने लगते हैं। बार और पाउडर के अलावा साबुन फ्लेक्स के रूप में भी मार्केट में उपलब्ध है, जिसको बोलते हैं सोप फ्लेक्स।
जैसे आपके कॉर्नफ्लेक्स होते हैं वैसे ही आपके सोप फ्लेक्स भी होते हैं, साबुन के फ्लेक्स होते हैं, और इनके निर्माण में हल्की वसा और हल्के क्षार का उपयोग किया जाता है। साबुन का यह स्वरूप वस्त्र धुलाई की दृष्टि से उत्तम रहता है। ऐसा साबुन प्रभावशाली भी होता है। इनमें कोमल और सूक्ष्म रचना के वस्त्रों की धुलाई की जा सकती है। बहुमूल्य, कीमती, कोमल, बढ़िया, रंगीन और मुलायम वस्त्रों की धुलाई के लिए साबुन के फ्लेक्स उपयुक्त होते हैं। इससे रेशों की सूक्ष्म संरचना तथा रंगों के खराब होने का जरा भी डर नहीं रहता। और इनसे जिन वस्त्रों को धोया जाता है वो हैं ऊनी, रेशमी, रेयॉन, जो आपके हाई क्वालिटी कॉटन वस्त्र और संश्लेषित वस्त्र भी इनसे आराम से धोए जा सकते हैं। साबुन के जो फ्लेक्स होते हैं ये गर्म और ठंडे दोनों प्रकार के जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलकर ये बहुत झाग उत्पन्न करते हैं। इस कारण वस्त्र की आराम से सफाई हो जाती है। हल्के क्षार होने से रेशों को भी क्षति नहीं पहुंचती और वस्त्र लंबे समय तक नए, ताज़े, आकर्षक और सौंदर्यमय बने रहते हैं। साबुन के फ्लेक्स तैयार करते समय पहले साबुन की ट्रांसपेरेंट शीट बनाई जाती है और उसको बाद में हम अपने इच्छानुसार आकार में पतले और नन्हे नन्हे आकार में फ्लेक्स के रूप में उनको काट लेते हैं। गृहिणियाँ घर पर भी हल्के क्षार और वसा वाले साबुन के बार या बट्टी को घिसकर फ्लेक बना सकती है। अर्थात जब हमको घिसने में प्रॉब्लम आती है, अगर हम वस्त्र को सीधे बार को रगड़ने में हमको दिक्कत है तो हम इसी बार को फ्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो नर्म साबुन होते हैं उनको हम चाकू की सहायता से उसको पतला पतला काट के अपने इच्छानुसार, जो कि आराम से पानी में घुल जाए, इस आकार में हम उसको काट लेते हैं या उनको छील लेते हैं, ये कहना सही रहेगा, और उससे हम फ्लेक्स बना करके और उसका उपयोग हम वस्त्रों की धुलाई के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्लेक्स बनाने का एकमात्र जो उद्देश्य वो यही है कि वो जल में आसानी से घुल जाए और बट्टी की जो सारी विशेषताएं हैं वो सारी उसके अंदर आ जाएं। लेकिन हमको यहाँ पर सिर्फ वस्त्र का ध्यान रखना है कि यदि हम कोमल वस्त्रों का चयन कर रहे हैं, ऊनी है या रेशमी है, लिनन है, रेयॉन है, तो उसके लिए हमको सॉफ्ट सोप का प्रयोग करना पड़ेगा। आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि साबुन भी दो प्रकार के हैं। एक आपका कठोर साबुन होता है और एक आपका मृदु साबुन होता है। जो कठोर साबुन होता है वो जब हम वस्त्रों पर उनको बहुत रगड़ते हैं तो वो झाग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पाते, और जब झाग उत्पन्न नहीं होंगे, वहाँ पर इमल्सिफिकेशन नहीं होगा या पाइसीकरण नहीं होगा, तो वस्त्र भी आराम से उसमें नहीं धुलेंगे। तो वस्त्रों की धुलाई के लिए हमको मृदु साबुन का ही उपयोग करना चाहिए। ये घिसते तो जल्दी हैं लेकिन इनसे वस्त्र बहुत अच्छे से साफ हो पाते हैं। राइट नाउ नेक्स्ट जो इसका टाइप है या डिफरेंट प्रकार है इसका, बट्टी, पाउडर, फ्लेक्स के अलावा, वो है साबुन का घोल, सोप सॉल्यूशन। तो साबुन के घोल का भी उपयोग हम वस्त्रों को धोने के लिए करते हैं। इसे तैयार करने के लिए साबुन की बार या बट्टी को घिसकर छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त कर लिए जाते हैं और गर्म पानी में इनको गलाकर तरल बना लिया जाता है, लिक्विड बना दिया जाता है, और इस गाढ़े तरल में आवश्यकता अनुसार जल मिलाकर हम वस्त्र की धुलाई कर सकते हैं। तो अगेन ये है तो वही बट्टी, लेकिन इसको हम प्रयोग में आसानी प्राप्त करने के लिए, आसान करने के लिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके इसको घोल के रूप में तैयार करके रख लेते हैं और आवश्यकता अनुसार हम इसको डाइल्यूट करते हैं जल में और उससे वस्त्रों की सफाई करते हैं। इसी में एक और प्रकार होता है सॉल्वेंट सोप का, यानी द्रावण सोप का। तो ये साबुन ग्रीस घोलक में घोल कर बनाए जाते हैं। जो ग्रीस को अपने में घोल सके वो कहलाते हैं ग्रीस सॉल्वेंट। ये द्रव रूप में मिलते हैं। इनमें क्षार की मात्रा कम होती है, एल्कली की मात्रा इनमें कम रखी जाती है। साथ ही हल्के क्षार का प्रयोग किया जाता है। काफ़ी प्रभावशाली तो ये होते हैं और कोमल रेशों की रचना और आकृति को नुकसान भी नहीं पहुंचाते। अतः ये साबुन ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई के लिए उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु ये दाम में, मूल्य में महंगे होते हैं। और इनकी एक खासियत ये भी होती है कि यदि हम इनको रंगीन वस्त्रों को हम इनसे धोएं तो वस्त्रों का रंग नहीं निकलता है और वस्त्र लंबे समय तक नए, जीवंत, आकर्षक, सौंदर्यमय बने रहते हैं। राइट, अब इसके बाद में बात आती है साबुन के बारे में। आपने जान लिया कि क्या है ये शोधक पदार्थ है, किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार के हैं। तब हम बात करते हैं धुलाई के लिए उत्तम श्रेणी के साबुन के गुण की बात।
कि एक अच्छे साबुन में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्योंकि आजकल बाजार में आपने देखा होगा कि बहुत से स्वरूप में, आकार, प्रकार, रंग और सुगंध में साबुन उपलब्ध है। यहाँ हम बात करें सिर्फ धुलाई के साबुन की, नहाने के और वो साबुन तो है ही, लेकिन क्योंकि ये हमारा वस्त्र विज्ञान का पेपर है तो हम यहाँ पर सिर्फ धुलाई से संबंधित साबुन की बात कर रहे हैं। और इनके जो विभिन्न स्वरूप है उनको देखकर हम कई बार भ्रमित हो जाते हैं। विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार से भ्रमित किया जाता है और इससे हम कई बार सही साबुन का चुनाव नहीं कर पाते और हम उसके भ्रामक जाल में फंस जाते हैं। घटिया और निम्न स्तर के जो साबुन के प्रयोग से हमारे जो कीमती वस्त्र हैं वो नष्ट होने लगते हैं, उनकी सुंदरता नष्ट होने लगती है, उनका आकर्षण कम होने लगता है, और क्योंकि ये कोमल रेशों की सूक्ष्म रचना को क्षति पहुंचाते हैं और जिससे वो हमारे वस्त्र हैं वो खराब हो जाते हैं, जिससे वस्त्र पर लगाया हमारा धन, समय, शक्ति और सब श्रम सब व्यर्थ हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? तो साबुन का चयन करते समय गृहिणी को वस्त्र की पूर्ण सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो उत्तम श्रेणी के साबुन के क्या क्या गुण हैं? देखिए, उत्तम जो साबुन होता है उसका रंग साफ, सफ़ेद, फीका या हल्का पीलापन लिए होना चाहिए। अधिक गहरे रंग के साबुन में कई प्रकार की अशुद्धियां और तीव्र क्षार मिले हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट है। जब हालांकि हम जो पीले रंग के साबुन होते हैं, सफ़ेद रंग के साबुन होते हैं, उनको हम खरीदना पसंद नहीं करते क्योंकि हमको ये लगता है कि भाई ये वस्त्र को भी साफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो उत्तम क्वालिटी का साबुन है वो रंग मुक्त होगा, या तो वाइट होगा या हल्का पीलापन लिए हुए होगा, जो कि उसके अंदर हम एल्कली वगैरह डालते हैं उसकी वजह से उसमें पीलापन आ जाता है, या हम ऑयल जो डालते हैं उसकी वजह से हम वो पीला हो जाता है। और यदि आपको कलर्ड साबुन आपको बाजार में उपलब्ध हो रहा है तो ये मान के चलिए कि उसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ हैं और उसमें तीव्र क्षार भी मिला हुआ हो सकता है, राइट। दूसरा जो साबुन का गुण है वो उत्तम साबुन की पहचान हम उसको छूकर या स्पर्श करके भी कर सकते हैं। अंगुली से दबाने पर अच्छे साबुन दृढ़ प्रतीत होते हैं। यदि वो बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं आपको छूने से तो समझना चाहिए कि इसमें जल की मात्रा अधिक है और ये साबुन शीघ्रता से गल जाएंगे, जिससे धुलाई कार्य में बहुत साबुन का अपव्यय हो सकता है। आपने देखा, आपको पता नहीं ध्यान है कि नहीं, लेकिन पहले रिन की बट्टी का एक विज्ञापन आता था, उसमें ये दिखाया जाता था कि रिन की जो बट्टी पहले जो आती थी वो बहुत जल्दी घुल जाती थी पानी के अंदर, उसमें सॉफ्ट होती थी। तो आप जरा सा एक कपड़ा धोकर की उसको रखेंगे तो हमेशा गीली और चिपचिपी और सॉफ्ट हो जाती थी और साबुन उसमें से बहने लगता था। तो ये एक गुण है उसका कि हम उसको छूकर देखें तो उसको में दृढ़ता होनी चाहिए। कठोर साबुन हालांकि उत्तम नहीं होते हैं, इनमें सोडियम सिलिकेट और अन्य पदार्थ मिले रहते हैं जिससे इनके आकार और वजन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन इनका स्वच्छक गुण और शोधक क्षमता में कमी आ सकती है। अतः ऐसे साबुन निम्न स्तर और घटिया किस्म के होते हैं। इनसे रेशों को हानि पहुंच सकती है और वस्त्र का जो आकर्षण या ताजगी या रंग है वो खत्म होने लगता है। तो साबुन बहुत कठोर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें दृढ़ता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इसका गुण है वो है कम क्षार या हल्के क्षार के प्रयोग से निर्मित साबुन सर्वोत्तम रहते हैं, क्योंकि इनसे रेशों को कोई हानि नहीं पहुंचती और वस्त्रों की पूर्ण सुरक्षा होती है, राइट। इसके बाद में है कि पीले रंग की चमक वाले साबुन अच्छे नहीं होते क्योंकि इनमें रेजिन मिला हुआ होता है, जो कि वस्त्रों के रंग को प्रभावित कर सकता है और उनमें स्वच्छ गुण भी कम होते हैं। स्वच्छ गुण यानी स्वच्छता लाने वाले या स्वच्छ करने वाले। तो बहुत चमकदार पीला साबुन भी अच्छा नहीं होगा। जो अच्छा साबुन होता है उसका एक गुण यह है कि उसमें कोई चित्ती नहीं पड़ती और ना ही उनमें सफ़ेद दाने दिखाई देते हैं, यानी वो साबुन स्मूथ होगा, दृढ़ होगा, हल्का होगा, हल्के रंग का होगा, चमक उसमें नहीं होगी, सफ़ेद भी हो सकता है। तो ये उसके कुछ गुण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि सफ़ेद दाने वाला साबुन अच्छा नहीं होता क्योंकि उसमें अधिक क्षार मिले रहते हैं। तो आपने देखे होंगे कि आजकल की जो, जैसे अभी मैं नाम यहाँ पर लेना चाहूँगी एरियल का, तो एरियल की जो बट्टी आती है वो आती है तो वाइट कलर की है, लेकिन उसके ऊपर नीले नीले दाने उसके ऊपर होते हैं, नीले लाल ऐसे दाने, और वो कहते हैं ये ऑक्सीकारक उसके अंदर हमने उसमें मिला दिया है, पदार्थ मिलाए हैं जिससे कि आपका वस्त्र साफ हो जाएगा। लेकिन वस्त्र तो साफ हो जाता है, लेकिन
उसमें वो क्या होता है, क्योंकि उसमें क्षार की मात्रा अधिक है, और ये जो क्षार है वो आपके वस्तु को साफ तो कर देंगे, लेकिन वो रेशे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, राइट। जो नेक्स्ट है वो गुण जो है साबुन का, वो सॉल्वेंट सोप यानी द्रवण साबुन जो है वो अच्छे रहते हैं। इन्हें ग्रीस घोलक में ग्रीस सॉल्वेंट में घोलकर तरल साबुन बनाया जा सकता है, और क्योंकि ये क्षार रहित होते हैं, अतः इनसे हम ऊनी और रेशमी वस्त्रों की धुलाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एक और जो गुण है वो इसमें कि साबुन को तोड़कर देखने से भी हम उत्तम साबुन की पहचान कर सकते हैं। यदि तोड़ने के बाद वह दानेदार दिखाई दे तो हम समझ सकते हैं कि यह साबुन अच्छी क्वालिटी का है। धारीदार या पट्टियों वाला साबुन घटिया किस्म का होता है। एक और उसका गुण है, हालांकि हम उसको उपयोग में नहीं लेते, कि साबुन के स्वाद के ज्ञान से भी इसकी उत्तमता और गुणात्मकता की जांच की जा सकती है। साबुन के एक कण को जीभ पर रखने पर यदि वह स्वाद में मृदु प्रतीत हो तो वह साबुन अच्छा हो सकता है, और तीखा स्वाद कठोर साबुन की पहचान है। इसके अतिरिक्त विश्वसनीय फर्मों से व्यापारिक चिन्ह को देखकर ही हमको साबुन क्रय करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोकल मार्केट के जो साबुन होते हैं उसमें विभिन्न रासायनिक पदार्थों का अनुपात सही नहीं होता, और ऐसे में वो सस्ते तो मिल जाएंगे लेकिन वो वस्त्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं, रेशों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त साबुन के पाउडर का चुनाव करते समय हमें यह ध्यान देना आवश्यक है कि इसमें सोडियम सिलिकेट, फ्रेंच चॉक, सोडियम कार्बोनेट आदि पदार्थ मिले रहते हैं, जो कि साबुन के वजन को तो बढ़ा देंगे लेकिन ये वस्त्र को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम कुछ सोप पाउडर्स का उपयोग करते हैं तो हम उसको जब पानी में घोलते हैं और जब आप वस्त्रों को उसमें भिगो देते हैं तो नीचे जब आप वस्त्रों को उसमें से निकालते हैं तो नीचे नीचे पानी के नीचे आपको ऐसे सॉलिड मटेरियल आपको देखने को मिलेगा, कुछ ठोस पदार्थ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये सोडियम सिलिकेट है, फ्रेंच चॉक है, जो आपको उसमें दिखाई देगी और बड़े गंदे से कलर की मटमैले रंग की होती है, जिससे और हमको लगता है कि हमारे वस्त्रों का मैल निकला है, जबकि वो इन पदार्थों का स्वयं की गंदगी हो सकती है। इसके अतिरिक्त साबुन में अधिक क्षार और रेजिन की मात्रा नहीं होनी चाहिए। जैसा अपन ने ऊपर भी बात करी कि रेजिन की मात्रा इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो इनके ज़्यादा प्रयोग से वस्त्रों का रंग पीला पड़ने लगता है, और साथ ही साथ वो सख्त हो जाते हैं। जहाँ जहाँ पर वो साबुन की मात्रा अधिक होगी तो रिंसिंग में जब हम उसको खंगालते हैं तब उसमें से साबुन पूर्ण तरह से निकल नहीं पाता, तो रंग तो पीला करता ही है, साथ ही साथ वो उसको वहाँ से सख्त भी कर देता है, कठोर कर देता है। तो वो जो कपड़ा है उसमें आपको सॉफ्टनेस नज़र नहीं आएगी। पॉइंट और है इसमें कि अच्छे साबुन में 61 to 64%, 61 से 64% तक वसीय अम्ल और 30% तक जल रहना जरूरी है। जिस साबुन में इससे अधिक या कम जल होता है वे अच्छे नहीं माने जा सकते, और अधिक जल से साबुन धुलाई के समय अत्यधिक गल जाता है, जिससे साबुन का तो अपव्यय होगा ही होगा और सफाई भी सही तरीके से नहीं हो पाएगी। और दूसरी ओर यदि साबुन में जल की मात्रा कम है तो वह हवा के संपर्क में आने पर शीघ्र ही सूख जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, और जिनका हमको जब यदि उपयोग करना हो तो बड़ी कठिनाई का सामना हमको करना पड़ता है। तो ये कुछ गुण हैं साबुन के जो कि एक अच्छे साबुन में होने चाहिए। आपको इस लेक्चर के इस पे फ्रंट पेज पर भी आपको दिख जाएगा, एक चार्ट मैंने दिया है जिसके आधार पर आप वो कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमको साबुन के बारे में बात कंप्लीट हो जाती है, और अब आई एम श्योर जब भी साबुन का चुनाव करने का प्रयास करेंगे। अगली क्लास में हम अन्य शोधक पदार्थों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड।